मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा। ये स्टोरी मुझे थोड़ी पसंद है ना। स्टोरी मान लीजिए या फिर ऐसा कह सकते हैं कि एक मूवी का पार्ट है। मूवी सब बच्चों ने देख रखी होगी। बैटमैन का शायद 3rd पार्ट था, द डार्क नाइट राइजेस। तो मुझे इसका एक सीन बहुत पसंद था। मैंने बहुत सारे बच्चों को ये वाला सीन काफ़ी बार ऐसे स्टेट किया है, काफ़ी बार सुनाया है, और अलग अलग इस सीन के अलग अलग इंटरप्रिटेशंस हैं। मेरा एक खुद का एक इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन है। सो आई वांट टू शेयर इट विथ यू। मैं बताना चाहता हूँ कि मैं उस सीन को किस तरह से इंटरप्रेट करता हूँ, मैं उस सीन के बारे में क्या सोचता हूँ। सो तुम उसे एक तरह से कहानी मान सकते हो, ठीक। तो जैसे शायद बैटमैन का 3rd पार्ट सबने देख रखा होगा, ना देख रखा हो तो ऐसा नहीं कि अब देखना जाके, ठीक है, ऐसा नहीं, पढ़ाई करो। तो उस 3rd पार्ट के अंदर जो हीरो है, जो बैटमैन है, ब्रूस विलिस शायद नाम होगा, उसको जो विलन है बेन, वो उसे एकदम मारपीट करके प्रिजन के अंदर फेंक देता है। जो प्रिजन होती है वो काफ़ी हद तक ऐसी होती है कि उसमें ऐसे वेल होता है और उस वेल के नीचे ऐसे प्रिजन, ठीक है, ऐसे उसके नीचे ऐसे प्रिजन होता है। नीचे ये प्रिजन है, ऐसे वेल है। तो इसके पीछे कारण भी बेन कहता है कि ना जो भी प्रिजन के लोग हैं वो बड़े आराम से ना सनलाइट को देख सकते हैं, और अगर सनलाइट को देखते रहते हैं तो उनके मन में एक होप जिंदा रहती है कि यार बाहर दुनिया बिल्कुल वैसी की वैसी है, हम लोग भले ही उस दुनिया से कट गए हों लेकिन वो दुनिया बिल्कुल वैसी की वैसी है। और वो होप उनको और ज़्यादा पेन देती है। एज पर बेन, एज पर विलन का ये मानना था कि जो लाइट ऊपर से नीचे आ रही है ये अंदर रहने वाले जितने भी प्रिजनर्स हैं उनको होप देती है। दिस होप इज़ वेरी पेनफुल, एज पर बेन द विलन। मूवी के अंदर ऑफ कोर्स पहले पार्ट के अंदर बेन जो है, जो विलन है, वो भारी पड़ता है और वो ब्रूस विलिस को, हमारे हीरो को, बैटमैन को हराता है, मारता मतलब ऐसे पीटता है और ऐसे जान से नहीं मारता, और उसे यहाँ पर इस वेल के अंदर फेंक देता है। ये जो वेल वाली जो लोकेशन है ये शायद अपने जोधपुर की लोकेशन, अपने यहाँ जोधपुर की लोकेशन, ठीक है। एंड जो उसको मार पीट करके उस बेन को अंदर फेंक देता है, और अंदर वो एक टीवी भी लगा देता है। टीवी इसलिए कि ना जो हमारा हीरो है, जो बैटमैन है, वो लगातार देखता रहे कि दुनिया के अंदर क्या चल रहा है, एंड हाउ द विलन, द बेन इज मेकिंग द केओस। किस तरह से वो जो बेन है वो पूरी दुनिया में केओस मचा रहा है, वो वहाँ पर टीवी के अंदर दिखाता रहता है उसे। अगेन जो बेन था वो एक्चुअली, जो विलन था वो बैटमैन के दिमाग के साथ खेल रहा था। वो उसे बार बार ये दिखाना चाह रहा था कि यू आर सो हेल्पलेस, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे बस की बात ही नहीं है, और मैं देखो बाहर कितना दुनिया में तांडव कर रहा हूँ। एंड ऑफ कोर्स दिस सनलाइट इज गिविंग द होप टू द हीरो, दैट बैटमैन की हाँ बाहर दुनिया है, आई शुड गेट आउट एंड समहाउ आई शुड कन्फ्रंट द विलन अगेन। तो इस तरह की कहानी थी। जिस टाइम उस हीरो को, बैटमैन को फेंका गया था, उस टाइम वो बहुत ही इंजर्ड था, उसकी बोन्स वगैरह टूटी होती हैं, उसके मसल्स पे काफ़ी ज़्यादा घाव होते हैं, तो वो काफ़ी पेन में रहता है जिस टाइम गिरा होता है। ही इज़ वेरी वीक एंड ही इज़ इन वेरी मच पेन, साइकोलॉजिकल पेन एज वेल एज फिजिकल पेन। अंदर एक बूढ़ा सा आदमी होता है, यू कैन कॉल हिम डॉक्टर इसलिए कि वो उस बैटमैन को थोड़ा बहुत केयर करता है, उसकी पट्टी वट्टी करना, उसका ठीक है उसकी केयर करना, ठीक है उसकी उसे बुखार होती है तो उसका ख्याल रखना वगैरह वगैरह सारा काम वो बुढ़ा आदमी करता रहता है। धीरे धीरे समय बीतता रहता है, जैसे जैसे दिन गुजरते हैं वैसे वैसे बाकी जितने प्रिजनर्स होते हैं ना, वो तो ये मान के बैठे होते हैं कि हमारा बाहर जाना नामुमकिन है। द रीज़न इज़ कि उन्होंने बहुत सारे लोगों को इस वेल से बाहर निकलने की कोशिश करते हुए देखा होता है, और देखा होता है कि वो कोशिश करते करते वेल से गिर जाते हैं और मर जाते हैं। सो जो बाकी प्रिजनर्स होते हैं वो माइंड में ये सेट कर चुके होते हैं कि बाहर जाना इम्पॉसिबल टास्क है और बाहर जाया ही नहीं जा सकता, पॉसिबल ही नहीं है, बाहर निकलना इतना आसान काम थोड़ी है। और उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं ऐसे, बालक कोई भी इंसान ऊपर जाता है, यहाँ में जाता है, फिर गिर जाता है, गिरते मर जाता है। यहाँ पर कुछ ऐसे स्टेयर्स लगा रखे होती हैं, ऐसे स्टेयर्स लगा रखे होते हैं इस तरह से, और उन स्टेयर से इससे इस पे कूदे, इससे इस पे कूदे, इस पे ऐसे कूद के वो लगातार बाहर जाने की कोशिश करते हैं। जो लोग कोशिश करते हैं उनमें से कहीं उनकी डेथ होती है। उन डेथ्स को देखकर बाकी सारे जो प्रिजनर्स हैं वो सोच चुके होते हैं कि बाहर जाना एक इम्पॉसिबल टास्क है, लेकिन बैटमैन को पता नहीं था कि इम्पॉसिबल टास्क है। उसको लग रहा था कि बाहर जाया जा सकता है, इन स्टेयर से कूद के शायद बाहर जा सकता हूँ, बिकॉज उसने अभी तक यहाँ पर कोई फेलियर देखा नहीं था। उसने फेलियर इस प्रिजन के अंदर कन्फ्रंट नहीं किया था, और तो उसको होप थी कि शायद मैं बाहर चला जाऊंगा और बाहर जाकर मैं शायद वापस से बेन के साथ, विलन के साथ एक बार वापस से कन्फ्रंट हो सकता हूँ, उससे लग रहा था। फिर क्या करता है कि यहाँ कहीं एक पुल्ली होता है, उस पुल्ली का एक हिस्सा बड़ा ऐसे यहाँ के बांध लेता है और दूसरा हिस्सा बेन खुद के बांध लेता है, और फिर ऐसे स्टेयर से स्टेयर पे कूदा, फिर अगले स्टेयर पे, फिर अगले स्टेयर पे, फिर अगले स्टेयर पे, फिर अगले स्टेयर पे, ऐसे कूदते ऊपर आता है। फिर एक जो आखिरी स्टेयर होती है ना, उसमें हाइट का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। एक स्टेयर यहाँ होती है, एक बहुत दूर होती है। तो जैसे ही वो इस स्टेयर से इस स्टेयर पर जंप मारता है, वैसे स्टेयर पर पहुँच नहीं पाता और धड़ाम से नीचे गिरता है।
लेकिन उसने रस्सी बांध रखी थी, इसलिए जैसे ही वो नीचे गिरता है वैसे वो रस्सी टाइट हो जाती है, रस्सी टाइट होते हुए बच जाता है। मतलब अदरवाइज इतनी हाइट से अगर गिरेगा तो ऑफकोर्स बैटमैन तो मर जाएगा। बैटमैन अगर वैसे देखे तो एक नॉर्मल इंसान ही तो है, ठीक है, तो वो जैसे गिरेगा वो मर जाएगा। लेकिन उसने रस्सी बांध रखी थी इस पुल्ली के साथ, तो यहां से जब वो इस स्टेप से इस लास्ट स्टेप जब कूदता है, तो इस लास्ट स्टेप पर कूदते वक्त अगर वो मान लो कि इस स्टेप पर नहीं भी पहुंच पाया तो वो धड़ाम से नीचे गिरता है, और जब धड़ाम से नीचे गिर रहा होता है, जब नीचे पहुंचता है तब अगेन रस्सी टाइट हो जाती है, रस्सी एक इंपल्सिव फोर्स लगाती है ऊपर की तरफ और वो जस्ट जमीन पर गिरने से बच जाता है। अगेन उसे लगता है कि मेरा जंप एनफ नहीं था, फिर वो अगेन एक्सरसाइज करता है, पुशअप्स करता है, फिर खाना खाता है, फिर बॉडी की स्ट्रेंथ गेन करता है और फिर अगले दिन फिर से ट्राई करता है, फिर से यूँ कूदते उस स्टेयर पे जस्ट पहुंचने से पहले वापस से गिरता है। गिरते अपने उसने वेस्ट पर ऐसे लगातार ऐसे रस्सियां बांध रखी थी, तो जैसे बिल्कुल जमीन से टच होने वाला था रस्सी टाइट हो जाती है, रस्सी के टाइट होते वापस से वो बच जाता है, मतलब मरने से बच जाता है, बाहर तो निकल नहीं पाता। तो ये रोज होता गया और रोज वो अपनी बॉडी स्ट्रेंथ को लगातार गेन करने की कोशिश करता गया। अब बॉडी स्ट्रेंथ वो लगातार गेन करने की कोशिश किए जा रहा है। बॉडी स्ट्रेंथ ऑफ कोर्स पहले उसकी इंजरीज थी, वो लगातार इंजरीज ठीक हुई, उस डॉक्टर ने थोड़ी बहुत इंजरीज उसकी ठीक भी की और वो लगातार अपनी स्ट्रेंथ को गेन करते उसे लगता है कि मैं शायद ये जो सबसे लास्ट वाली जो सीढ़ी है जिसकी हाइट सबसे ज्यादा है, शायद मैं कभी ना कभी इसको कवर कर लूंगा और वो बाहर निकल जाऊंगा। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि ये लास्ट वाली सीढ़ी की, इस लास्ट वाले स्टेयर की हाइट बहुत ज़्यादा थी और वो रोज इतनी प्रैक्टिस करने के बाद, रोज इतने पुशअप्स मारने के बाद, रोज इतनी बॉडी स्ट्रेंथ को रिकवर करने के बाद और बॉडी स्ट्रेंथ को लगातार बढ़ाने के बावजूद इस जंप को वो कभी कर ही नहीं पाता और यहाँ से अगेन वो फ्री फॉल करता है। रस्सी टाइट होती है, जस्ट जमीन से गिरने से पहले वो रस्सी बिल्कुल टाइट हो गई और जैसे वो रस्सी टाइट हो गई वैसे वो बच गया और अगले दिन फिर से वो स्टार्ट करता है, फिर से करता है। ये उसका एक डेली रूटीन सा बन गया था कि वो रोज ही ट्राई करता और रोज फेल होता। उसको फेल होते देखकर जो बूढ़ा आदमी था जो उसकी केयर करता था, उसने कहा कि ब्रूस, मतलब बैटमैन को कहा कि यार ना, बहुत साल पहले एक बच्चा यहाँ से यहाँ कूद गया था। वो उसे बताता कि बहुत साल पहले एक छोटा बच्चा यहाँ से यहाँ कूद गया, तेरे से नहीं कूदा जा रहा, वो अलग बात है, लेकिन एक बच्चा यहाँ से यहाँ कूद गया। तो ब्रूस कहता है कि यार मैं नहीं कूद पा रहा, आई एम द बैटमैन, मैं बैटमैन नहीं कूद पा रहा, छोटा सा बच्चा जो मेरे से बॉडी स्ट्रेंथ कम रखता हो वो कैसे कूद सकता है? मैं ही नहीं कूद पा रहा, बैटमैन नहीं कूद पा रहा, मैं इतना स्ट्रॉन्ग हूँ, रोज मैं अपनी बॉडी स्ट्रेंथ को लगातार बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, उसके बावजूद अगर मैं नहीं कूद पा रहा तो छोटा बच्चा यहाँ से कैसे कूद गया? इम्पॉसिबल है, झूठ बोल रहे हो। तो बूढ़ा आदमी उसको जवाब देता है कि वो छोटा बच्चा यहाँ से यहाँ इसलिए कूद गया था बिकॉज ही वॉज नॉट वेयरिंग द रोप्स। उसने रोप नहीं पहन रखी थी, इसलिए वो बच्चा यहाँ से यहाँ कूद गया। नाउ लेट दैट सिंक इन, सोचो इस बात को। बच्चे ने रोप नहीं पहन रखी थी और इस सीढ़ी से इस सीढ़ी पर कूद गया और बैटमैन ने, ब्रूस ने रोप पहन रखी थी और वो यहां से यहां नहीं कूद पाया, बल्कि उसका जंप कम था और गिर गया। व्हाट कैन बी द रीजन बिहाइंड दिस? जो बच्चा था उसने रोप नहीं पहन रखी थी, तो उसके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन थे कि या तो मर जाऊंगा क्योंकि रोप तो पहन नहीं रखी, इतनी हाइट से गिरूंगा तो ऑफकोर्स मर ही जाऊंगा, या कूद जाऊंगा। ये जो लाइफ चॉइसेस है ना, कि या तो मर जाऊंगा या कर जाऊंगा, ये लाइफ चॉइसेस है ना, ये हमें एक एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देते हैं। भाई बॉडी की स्ट्रेंथ तो एक लिमिट तक ही जा सकती है, ये जो आपको एक्स्ट्रा पुश चाहिए ना, यहां से यहां तक कूदने का ये जो एक्स्ट्रा पुश चाहिए, ये बैटमैन की बॉडी से नहीं आएगा। बैटमैन की बॉडी स्ट्रेंथ से जितनी स्ट्रेंथ आनी थी वो आ गई, अब ये स्ट्रेंथ आएगी उसकी मेंटल एबिलिटी से, उसके साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ से, उसके अपने आप पर विश्वास से, या फिर सही कहें तो इस केस में डर से कि अगर मैं गिर गया तो क्या होगा, मर जाऊंगा। मरने से बचने के लिए मुझे थोड़ा सा पुश और ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो बैटमैन को बात समझ में आ गई, ब्रूस को बात समझ में आ गई कि अगर मुझे यहां से यहां अगर जंप करना है तो मुझे एक एक्स्ट्रा एफर्ट चाहिए, और ये एक्स्ट्रा एफर्ट ऑफ कोर्स बॉडी स्ट्रेंथ से ना आकर मेरी एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ से आएगा, मेरी मेंटल स्ट्रेंथ से आएगा, और शायद मेरे डर से भी आएगा कि अगर ये जंप नहीं हुआ तो मर जाऊंगा, अगर ये जंप नहीं हुआ तो मर ही जाऊंगा, और अगर ये जंप नहीं हुआ तो मर ही जाऊंगा, तो ये वाला जंप तो शानदार होना चाहिए, तगड़ा होना चाहिए। और ये जो फीलिंग है, ये फीलिंग उसे वो एक्स्ट्रा फ्यू इंचेस दे देगी। एंड अगेन वो ब्रूस जो है वो उस बूढ़े आदमी की बात मानता है और रस्सी छोड़कर सीढ़ी से सीढ़ी यूं चलते चलते यहाँ तक कूदता है। लास्ट वाली सीढ़ी ही सबसे मुश्किल थी क्योंकि उसकी हाइट सबसे ज़्यादा थी। इस बार वो जंप मारता है। अब जब वो जंप मारता है, नाउ ही हैव ओनली टू ऑप्शंस,
आइदर टू गेट फ्री और टू गेट डाई। उसके पास सिर्फ दो ऑप्शन थे कि या तो मर जाएगा या फ्री हो जाएगा, या तो उसे सब कुछ मिल जाएगा जो वो कुछ सोच रहा है, जो इसने इतने दिनों से सोच रखा था कि मैं उस विलन की ऐसे कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा वगैरह, या तो उसने जो कुछ सोच रखा था सब मिल जाएगा, या वो निपट जाएगा, या वो निपट जाएगा। दो ऑप्शन थे। एंड अगेन दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस प्रोवाइड यू एक्स्ट्रा इंपल्स, एंड दैट इंपल्स कैन गिव यू द एक्स्ट्रा फ्यू इंचेस, और वो आप बड़े आराम से इस सीढ़ी पर जंप करता बाहर निकल जाता है। बाहर निकलते ऑफ कोर्स अपने बाकी दोस्तों का भी ख्याल रखता है, उनके लिए अंदर एक दूसरी बड़ी रस्सी फेंक देता है, तो बाकी लोग भी साथ साथ ऊपर आ जाते हैं। बट आई होप यू गेट द पॉइंट। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ से, तो जो ब्रूस है वो बाहर सिर्फ और सिर्फ इसलिए निकल पाया कि उसने उस रस्सी का सहारा छोड़ा, क्योंकि अदरवाइज उसके दिमाग में आज तक ये ब्लॉकेज था कि कोई बात नहीं कूद पाया तो बच जाऊंगा, कल फिर से ट्राई कर लूंगा, कल फिर से ट्राई कर लूंगा, है कि नहीं। और अब अगर ये रहा कि नहीं, करो या मरो, करो या मरो मतलब समझे, या तो करेंगे है ना, या मरेंगे। जब इस तरह की स्थिति उसके पास आ गई तो उसे वो एक्स्ट्रा इंपल्स मिल गया। तो यही लाइफ में मोर और लेस कभी न कभी सिचुएशन हमारे साथ भी होती है, हमारे साथ भी होती है। हम में से ही बहुत सारे बच्चे टारगेट्स बनाते हैं लाइफ के अंदर, और वो अपने टारगेट्स को लेकर बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं, लेकिन 90% बच्चे जो है ना अपने टारगेट्स को लेकर स्पेसिफिक नहीं होते हैं। जैसे मैं तुम में से ही है ना बहुत सारे बच्चों के लिए एक बात बोलता हूँ, थोड़ी बुरी लगेगी बट सुनो। जब 11वीं क्लास के अंदर मैथमेटिक्स ली थी तो ये सोच के ली थी कि मैं ना टॉप की 7 IITs में जाऊंगा, अच्छी ब्रांच। फिर धीरे धीरे पढ़ाई करते रहे, मक्कारी करते रहे, तो पता लगा कि नहीं यार ना, टॉप 7 IITs में नहीं जाऊंगा तो कोई बात नहीं, किसी ठीक ठाक IIT में चला जाऊंगा और डिसेंट ब्रांच में चला जाऊंगा। फिर थोड़ा बहुत और अपने औकात का आइडिया लगा और मक्कारी की, बाकी बच्चों को पढ़ते हुए देखा, हमारी पढ़ाई लगातार खराब चलती गई, तो सोचा कुछ नहीं, कोई NIT मिल जाएगी तब भी चल जाएगा। फिर समय बीतता गया, फिर सोचा नहीं, खराब अच्छी NIT नहीं, कोई बात नहीं, जो बेकार IITs हैं उनमें से भी कोई अगर मिल गई तो भी मुझे कोई इशू नहीं है, वो भी अच्छी होती है, वहाँ जाके पढ़ लूँगा, वहाँ जाके अच्छा कर लूँगा। फिर वो भी समय आया जब हमने ये सोचना स्टार्ट कर दिया कि यार NIT नहीं तो जो भी अच्छी प्राइवेट कॉलेज हैं, VITs हो गई, ठीक है, लक्ष्मी निवास मित्तल हो गई, DAIICT हो गई, इस तरह की कोई कॉलेज मिल जाएगी तो भी अच्छी बात है। और फिर हो सकता है कोई इंसान सोचता है कि सोचने लग गया कि यार बस किसी तरह से BTech हो जाए वही काफ़ी है। तो हम लोगों ने ऐसा एक पिरामिड बना रखा है अपने मन के अंदर कि ये नहीं तो ये सही, 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 और ये नहीं तो ये सही। जिन लोगों ने अपनी लाइफ के अंदर इतनी सारी रोप्स बना रखी हैं वो लोग ये मान के चलें कि वो आखिर में यहाँ आकर टिकेंगे, तय बात है भाई। ऑब्वियस बात है कि 95% लोग तो यहीं आकर टिकेंगे ना यार, 5% लोग ही होंगे जो यहाँ 5% लोग ही होंगे जो यहाँ जाके टिकेंगे, यहाँ जाके टिकेंगे, इतने 5% लोग ही तो होंगे। सो आपने मन में अगर इस तरह का पिरामिड बना रखा है कि यार ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो ये सही, अगर इस तरह का पिरामिड बना रखा है तो मान के चलना कि हमने अपने दिमाग के अंदर इस तरह की एक धारणा बना रखी है, तो हम पक्की बात है कि हम ऊपर नहीं बल्कि सबसे नीचे वाले पायदान बनाकर टिकेंगे। तो पहले तो दिमाग में से अगर आपको सीरियसली कुछ करना है तो इस तरह की मेंटलिटी से बाहर निकलें, ये सोचें कि यार मुझे तो सिर्फ और सिर्फ यही चाहिए, ऊपर का चाहिए, नीचे वाला नहीं चाहिए। जब इस तरह की बातें हम हमारे मन में सोचना स्टार्ट करेंगे तो ऑफकोर्स हम अपने बारे में भी, अपने से उम्मीदें भी बढ़ेंगी, अपने से उम्मीदें बढ़ेंगी तो ऑफकोर्स अपने से मेहनत बढ़ेगी। और जब मैं इस तरह की भावना रखूंगा ना कि या तो पढ़ूंगा या फिर खेती कर लूंगा, या तो पढ़ूंगा IIT जाऊंगा वरना तो मैं खेती कर लूंगा, या तो पढ़ूंगा या तो फिर पापा की दुकान में बैठ जाऊंगा। जब भी इस तरह की फीलिंग आ जाएगी तो उस केस में हम सोचेंगे यार खेती से अच्छा पढ़ ही लूँ, पापा की दुकान में बैठने से अच्छा पढ़ ही लूँ, तो उस केस में हमें वो एक्स्ट्रा इंपल्स मिलेगा, उस केस में हमें वो एक्स्ट्रा पुश मिलेगा, उस केस में हमें वो एक्स्ट्रा एक पावर मिलेगी। और वो एक्स्ट्रा पावर इज ऑफ कोर्स नेसेसरी टू इंक्रीज अवर एप्टीट्यूड, अवर IQ, इवन अवर एफिशिएंसी। सो आई होप यू गेट द पॉइंट व्हाट आई वांट टू से। सो तुम में से अगर किसी बच्चे ने अगर इस तरह का एक मेंटल ब्लॉकेज हो उसके दिमाग में, तो ज़रूर इस बात को फिर से सोचें कि हमें आगे बढ़ने के लिए हमारे थोड़े से जो टारगेट्स हैं वो बहुत ही क्लियर होने चाहिए, और हमें सोचना चाहिए कि या तो ये या कुछ नहीं, इस तरह की मेंटलिटी होनी चाहिए। हाँ, जब जिसे मिल जाए उसके बाद कुछ भी सोच सकते हो, अरे यार इसके बाद IIT मिल गई तो अच्छी बात है, अगर IIT नहीं मिली और NIT मिल गई तो थोड़ी कि NIT छोड़ के बोलेंगे नहीं उस दिन मैंने बात की थी सबसे कि NIT तो छोड़ देंगे, खेती करेंगे। अरे जिस दिन NIT मिल जाएगी उस दिन NIT भी ले लेंगे, लेकिन आज थोड़ी सोच के चलेंगे वाली बात कि अच्छा NIT मिल गई तो NIT ले लेंगे, IIT मिले तो IIT ले लेंगे, है ना, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी मिलेगी तो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ले लेंगे। ये थोड़ी सोचते हैं, सोचेंगे तो एक यार लेंगे तो सिर्फ और सिर्फ IIT लेंगे और कुछ नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये मुझे ऐसी छोटी सी बात बोलनी थी। आई होप मैंने बोर नहीं किया होगा। चलिए बच्चों,